दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि टैनी सभी लोगों से कहने लग जाता है कि तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लॉर्ड फिलिप्स तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे और यह सारा काम वेलेंटियर फैमिली देख लेगी क्योंकि उन लोगों ने वेलेंटियर फैमिली को धोखा दिया है। फिर इसके बाद हमें दो सैनिकों को दिखाया जाता है जो कहने लग जाते हैं कि मैंने कैप्टन राम को कई दिनों से नहीं देखा, तुम्हें क्या लगता है कि वह कहाँ पर गए होंगे। जिसे सुनने के बाद दूसरा सैनिक कहता है कि मुझे लगता है कि वह छुट्टियां लेकर कहीं पर गए होंगे। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। उस हादसे के बाद, जिस दिन वह हादसा हुआ था, उस दिन के बाद कैप्टन राम पूरी तरीके से गायब हो गए थे। जिसे सुनने के बाद दूसरा सैनिक कहता है कि कैप्टन राम ने क्या किया होगा। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहता है कि तुम्हें नहीं पता, कुछ दिन पहले गैंगस्टरों की फाइट हुई थी और वह सारे के सारे गैंगस्टर मारे गए। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहता है कि हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। वह लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा था कि उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भेड़िए को देखा है और वह एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और सबसे बड़ी बात यह है कि उन गैंगस्टरों का लीडर भी मारा गया जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है और इसके साथ साथ वह सारा का सारा खजाना लूट लिया गया जो उसके घर पर मौजूद था और कैप्टन राम ने खुद उसकी जांच पड़ताल की थी। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहता है कि तुम्हारा कैप्टन राम से कहने का क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहता है कि मेरा कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि उस गैंगस्टर के मर जाने के बाद वहाँ पर एक नया बॉस आ गया है और उसके आने के बाद वहाँ पर सारी दुकानें और सारे स्टोर बंद कर दिए गए हैं जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और वह लोग पैसे की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं। जिसे सुनने के बाद वह सही कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और वहाँ के गांव वालों ने उसे अपना नया बॉस भी मान लिया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर टैनी आ जाता है जो उन सैनिकों की छुप छुप कर बातें सुन रहा होता है और वह सैनिक कहने लग जाता है कि उस सैनिक का नाम क्या था। और यह सुनने के बाद टैनी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें थोड़े दिन पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर टैनी कह रहा होता है कि तुम सबको फिल्स के लॉर्ड से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वह सिर्फ एक नोबल है जिन्होंने वेलेंटिया फैमिली को धोखा दिया है, वह लोग बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। जिसे सुनने के बाद एमा कहती है कि तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब है और टैनी अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी पिछली लाइफ में मुझे लगता था कि सारे के सारे नोबल्स एक जैसे हैं और वह सिर्फ अपने राज्य के लिए काम करते हैं और व्यापारियों की मदद करते हैं, लेकिन जब लॉर्ड ने मुझे वुल्फ की डायरी दी तो मुझे पता लगा कि इस राज्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा गद्दार मिले हुए हैं और उस डायरी को लेने के बावजूद भी मैं बहुत ही ज़्यादा कम गद्दारों को ढूंढ पाया क्योंकि वह मेरी पिछली लाइफ थी जिसकी वजह से मैं डायरी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया और मुझसे गद्दार बच गए। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि उस डायरी का सबसे बड़ा गद्दार फिल्स लॉर्ड था जिसके पीछे इस कहानी का सारा हाथ था और वह राज्य में डीमंस के लिए काम करता था जो कि बाद में पकड़ा गया, लेकिन उसकी वजह से डीमंस और हमारे बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। हालांकि वह एक लॉर्ड है जिसकी वजह से हम उसे मार नहीं सकते, उसके लिए हमें सबूत की जरूरत है। और वह एमा से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें अभी सारी बात को नहीं समझा सकता, यह सब पल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसे सुनने के बाद एमा कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम जानते होगे कि हम वुल्फ की कैद में थे, वह हमेशा हमें परेशान करता था, मारता रहता था और हमारे पास से पैसा वसूल करता था, लेकिन अब वुल्फ मर चुका है, तुम सब लोग पूरी तरीके से आज़ाद हो। जिसे सुनने के बाद एमा कहती है कि क्या हम आज़ाद है, क्या तुम सच कह रहे हो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ बिल्कुल, उस वुल्फ की वजह से तुम पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया गया है और तुम्हें परेशान किया गया है। वह रहा वुल्फ अब मर चुका है, तुम उससे अपना बदला ले सकते हो। और हम देखते हैं कि एमा पीछे मुड़कर देखती है और भागते हुए जाती है कि वुल्फ कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं कि वह लगातार उस पर अपने जूते से वार कर रही होती है और कहने लग जाती है कि यू मदरफकर, मैं एक व्यापारी की बेटी थी लेकिन तुम्हारे यहाँ आने के बाद मेरे परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया और वह सारे लोग मारे गए। और हम देखते हैं कि वह सारी की सारी औरतें भी वहाँ से आने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम सब की वजह से मेरे परिवार मारा गया और हम सब की शांति पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, तुम इसकी वजह हो। और वह लगातार उस पर जूते मार रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद टैनी अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लोग अभी भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है और मैं सलाह देकर उनकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से
दूर नहीं कर सकता। हालाँकि मैं जानता हूँ चाहे ये कितना भी वार कर ले, इनकी दिल की चोटें नहीं भरने वाली। और हम देखते हैं कि पीछे से वह बंदे कुछ तिजोरी ला रहे होते हैं और उस तिजोरी को वह ज़मीन पर रख देते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खजाना होता है। और टैनी कहने लग जाता है कि यह सारा का सारा पैसा तुम्हारा है, तुम जितना चाहे इसमें से ले सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और टैनी अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इन लोगों के दर्द और तकलीफ को दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन एक पैसा ही है जो लोगों की तकलीफों को सहारा बन सकता है। और टैनी कहने लग जाता है कि जिन भी लोगों को वुल्फ ने परेशान किया है और उनके परिवारों को मारा है और उनसे पैसा वसूल किया है, वह लोग अपना सारा का सारा पैसा यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, और क्या हम सारा पैसा लेकर जा सकते हैं? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसे सुनने के बाद एम्मा वहाँ पर आती है और कहने लग जाती है कि लेकिन टैनी तुम्हारा क्या क्या तुम कुछ भी नहीं लोगे? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहता था मैंने वह ले लिया है। जिसे सुनने के बाद एम्मा कहती है कि मैं जानती हूँ कि टैनी तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन अभी तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जिसकी वजह से तुम्हें पैसों की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद तुम्हें नहीं पता है कि पैसे के बिना इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यह पैसा कहाँ से आया होगा? वुल्फ ने यह सारा का सारा पैसा गरीबों से लूटा है और उन पर जुल्म किया है जिसकी वजह से ये इतना सारा पैसा आया है, लेकिन वुल्फ इसे अपने साथ लेकर ना जा सका। और मैं तुम सब लोगों से भी कहता हूँ तुम जितना चाहे पैसा ले सकते हो, लेकिन पैसे की वजह से कोई भी गलत काम मत करना। अगर तुम लोगों को लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सारी की सारी खबर देने से तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, तो तुम याद रखना मेरा भेड़िया तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं है। जहाँ भी तुम मिलोगे वह तुम लोगों को मार डालेगा, तुम्हें थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वे भेड़िए को देख रहे होते हैं। और टैनी कहने लग जाता है कि यह भेड़िया मेरा दोस्त है और यह तुम लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। और वह एम्मा से कहने लग जाता है कि एम्मा तुम्हें एक डायरी को लेकर फिल्स की तरफ जाना है, यह एक इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए तुम्हें एक ग्रुप की ज़रूरत है। तुम एक सैनिकों का ग्रुप इकट्ठा करो जिसकी वजह से तुम्हें रास्ते में कोई भी खतरा नहीं हो। जिसे सुनने के बाद एम्मा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो, क्या मैं इस जगह को छोड़कर जाने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद एम्मा कहती है कि लेकिन टैनी मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और यहाँ पर अपना खुद का ध्यान रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं वहाँ से आ जाऊँगी। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ ये ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए यह सब करने के लिए। जिसे सुनने के बाद एम्मा कहती है कि तुम्हारा भी शुक्रिया। और टैनी कहता है कि फिल्स का ये छोटा सा गांव आज से पूरी तरीके से बंद रहेगा। फिर इसके बाद हमें उन्हीं दो सैनिकों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि क्या था उस नए बॉस का नाम। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर टैनी आ जाता है और कहने लग जाता है कि टैनी। जिसे सुनने के बाद एक सैनिक कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर लॉर्ड और नोबल्स ही आ सकते हैं, बच्चों और नॉर्मल लोगों को यहाँ पर आना मना है। जिसे सुनने के बाद दूसरा सैनिक कहता है कि लेकिन रुको जरा, तुम्हें उस नए बॉस का नाम कैसे पता है, क्या तुम उस जगह से हो? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे उस नए बॉस का नाम इसलिए पता है क्योंकि वही नया बॉस मैं हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपनी मून वुल्फ की आत्मा को उन सैनिकों को दिखा देता है, जिसे देखने के बाद वह डर जाते हैं। और टैनी कहता है कि यह सैनिक तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक थे। फिर उसके बाद वह किसी को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह कितना ज़्यादा बोरिंग है, क्या यहाँ के सारे लोग मुझे इसी तरह से ट्रीट करेंगे क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक आदमी के आगे खड़ा होता है जो कहने लग जाता है कि कैप्टन राम ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी एक छोटे से बच्चे हो। और हमें इस आदमी का नाम बताया जाता है जो कि एक ग्रैंड मास्टर है और इसका नाम कैरन है। और टैनी कैरन से कहने लग जाता है कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, मैं तुम्हारा एक मेहमान हूँ और मेहमान होने के बावजूद भी तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो, क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद
कैप्टन कैरन गुस्से में आ जाता और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे यह कहने की, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर खड़े हो, तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि शायद तुम्हें मेरे बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता, मैं यहाँ पर फिर से लॉर्ड से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम एक सुपीरियर होने के नाते मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह हैरान हो जाता है और टैनी कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लॉर्ड का यहाँ पर मेहमान हूँ, और तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि एक ग्रैंड मास्टर अपने मेहमानों के सामने तलवार नहीं निकालता। जिसे सुनने के बाद कैरन कहता है कि जिस तरह एक कचरे के अंदर से बदबू आती है, ठीक उसी तरह तुम्हारे मुंह के अंदर से भी बदबू आ रही है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अभी फ़िलहाल तो तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है और मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। और वह अपने मन में कहता है कि हाँ सचमुच इसके मुंह से तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। और हम देखते हैं कि गुस्से की वजह से ग्रैंड मास्टर कैरन अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है और कहने लग जाता है कि सर कैरन शांत हो जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे सुनने के बाद कैरन थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, तो मुझे रास्ता दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। अगर तुमने अंदर जाकर लॉर्ड के सामने बदतमीजी की तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि हमारे लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम बस आगे बढ़ो। जिसे सुनने के बाद कैरन गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर मेरे लॉर्ड ने मुझे मारने की इजाज़त दी होती तो अब तक इसका सर कलम हो चुका होता। और हम देखते हैं कि कैरन उसे लेकर लॉर्ड के कमरे के पास ले आया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि सर टैनी बैंक ऑफ अलाई से आ चुके हैं। जिसे सुनने के बाद अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। और हम देखते हैं कि वह दोनों अंदर आ जाते हैं और टैनी कहने लग जाता है कि देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जैसे ही वह लॉर्ड को देखता है वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या सच में यही फिल्स का लॉर्ड है, ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि टैनी उसके सामने झुक जाता है और कहने लग जाता है कि माई लॉर्ड के सामने मिलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। जिसे सुनने के बाद वह लॉर्ड कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा तमीज़दारी है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि माई लॉर्ड आपके सामने खड़े होने के लिए मुझे माफ़ कर देना। जिसे सुनने के बाद वह लॉर्ड कहता है कि लगता है कि तुम एक सूरवीर बनने का नाटक कर रहे हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम जेनॉन होता है जो कि फिल्स का लॉर्ड है। और टैनी अपने मन में कहने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला यह फिल्स का लॉर्ड कैसे हो सकता है। मेरी पिछली लाइफ में यह बहुत ही ज़्यादा अलग था, जो कि बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखाई देता था और मुझे लगता था कि यह शायद शराब और नशीली दवाओं की वजह से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था। मैं जानता हूँ कि एक नोबल की लाइफ बहुत ही ज़्यादा शानदार और बेहतरीन होती है, जिसकी वजह से वह ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर उसका डायरी में नाम मिल जाता है तो उसे मारना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। इसे मारने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा तरकीबें बनानी होंगी। और जेनॉन कहने लग जाता है कि जिस तरह तुम मेरे सामने तमीज़ से पेश आए थे, ठीक उसी तरह तुम्हें सर कैरन के सामने भी तमीज़ से पेश आना चाहिए था, क्या तुम्हें नहीं लगता। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अगर एक लॉर्ड और सर्वेंट के सामने मैं एक जैसा व्यवहार करूँगा तो दोनों में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। शायद मैंने इसी वजह से यह सब किया था, मैं एक सर्वेंट को ज़्यादा इज्जत नहीं देता। जिसे सुनने के बाद वह गुस्सा हो जाता है। जिसे सुनने के बाद जेनॉन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वह एक ग्रैंड मास्टर है, कोई सर्वेंट नहीं। और जिस तरह मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, लगता है कि तुम्हारे गोल्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मुझे ये श्योर करना होगा कि तुम छोटे हो। यह भी तो हो सकता है कि तुम बौने हो या फिर हाफ बौने हो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि नहीं नहीं, मेरी उम्र तो अभी 13 के आसपास है। जिसे सुनने के बाद वह बंदे हैरान हो जाते हैं और जेनून कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है, जबकि तुम मेरे एक सर्वेंट बनना चाहते हो तो तुमने मेरा पैसा क्यों चुराया? क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? जिसे सुनने के बाद
टैनी कहता है कि यह सब मैंने आपकी भलाई के लिए किया। जिसे सुनने के बाद जेनॉन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मेरी भलाई के लिए? और टैनी कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, यह सब मैंने आपकी भलाई के लिए कहा था। तो जिसे सुनने के बाद जेनॉन कहता है कि बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? यह सिर्फ बेफिजूल की बातें हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? जिसे सुनने के बाद कैरन कहता है कि सर, मुझे लगता है कि यह आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसका सर अभी ख़त्म कर देता हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि सर, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ड्यूक ऑफ वेलेंटिया अब शुरू हो चुका है। उसने शराब और नशीली दवाओं पर अब पाबंदी लगा दी है। यह सब करना हमारे राज्य में अब गैर कानूनी हो चुका है। जिसे सुनने के बाद कैरन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और टैनी बताने लग जाता है कि सर, आप जानते होंगे कि वेलेंटिया की सबसे छोटी बेटी यहाँ पर आई थी और इसकी खबर मुझे पहले से ही लग गई थी, जिसकी वजह से मैंने वहाँ का सारा एरिया पूरी तरीके से साफ कर दिया। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर यह जांच भी कर लेगा तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह सारी की सारी बातें अब सच है। जिसे सुनने के बाद जेनॉन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी उसकी खबर सुनी थी और मुझे लगता है कि इसके पीछे वेलेंटिया की सबसे छोटी बेटी का हाथ है। वह हम लोगों को फंसाना चाहती है। जिसे सुनने के बाद कैरन कहता है कि सर, आप क्या कह रहे हैं? और मुझे लगता है कि यह छोटा बच्चा आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वेलेंटिया में बहुत सारे लोग हैं जो शराब और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। भला वह लोग इन सब चीज़ों पर बैन क्यों लगाएंगे? जिसे सुनने के बाद जेनॉन गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि कैरन, अपनी औकात में रहो, तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद कैरन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना सर। और जेनॉन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे, ये बिल्कुल सच है और जो भी तुमने किया वह सही था। तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड। और जेनॉन कहता है कि लेकिन मैं तुमसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ और इसे पूरी तरीके से श्योर करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम वुल्फ ऑफ स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने वह स्पिरिट स्टोन चुराया है ना? जिसे सुनने के बाद टैनी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या इसको इस सब चीज़ों के बारे में पता था? ये शायद वुल्फ के बारे में जानता है। ऐसा कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि उसकी नज़र अचानक से किसी पर जाती है और वह कुछ महसूस करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि टैनी की नज़र जेनॉन पर जाती है, जिसके आसपास बहुत सारा डेमोनिक एनर्जी होती है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि इसके पास तो एक डेमोनिक सर्कल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ काले जादूगर के पास होता है और इसे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए कोई स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि बहुत सारे बलि की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बहुत सारे इंसानों की बलि चढ़ाई जाती है और उन्हें सेक्रीफाइस किया जाता है। और टैनी उससे कहता है कि माय लॉर्ड, यह सिर्फ अफवाहें हैं। लगता है कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास कोई भी वुल्फ ऑफ स्पिरिट नहीं है। जिसे सुनने के बाद जेनॉन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ गया और तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लगता है कि आज तो मैं बच गया। और वह अपने मन में बताने लग जाता है कि मैंने वह डायरी एमा के जरिए ड्यूक ऑफ वेलेंटिया के पास भेज दी है, जिसके लिए वह चेक करेंगे कि यह डायरी असली है या फिर नहीं। असली निकलने के बावजूद उनकी सेना 3 दिन में इकट्ठी होगी, जिसके लिए वह अपनी पूरी तैयारी करेंगे और उन लोगों को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 10 दिन का समय लग जाएगा। और मेरे पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पर मेहमान बनकर रहना होगा और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। यह सब ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता और मुझे जानना होगा कि इस लॉर्ड के पीछे किसका हाथ है और वह डेमोनिक सर्कल इसे कैसे मिला। और वह कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, क्या मैं यहाँ पर मेहमान बनकर कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ? जिसे सुनने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं बस यहाँ के रहने के तरीके को सीखना चाहता हूँ और कुछ मैनर्स भी सीखना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह कहता है कि हाँ, ये ठीक है, तुम यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए रुक सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा, तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि धत्ते की मेरी तो बाट लग गई। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर टैनी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि उस कमीने ने तो मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का ही समय दिया है, जबकि मुझे 15 दिनों की ज़रूरत थी। मेरे पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। जिस
जिसमें पहला ऑप्शन है मुझे यहाँ पर अपने भेड़िए को लेकर भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं यहाँ से भाग भी गया तो इससे क्या ही हो जाएगा, वह लॉर्ड मेरी सारी की सारी खबर सारे राज्य में फैला देगा और मेरे वांटेड के पोस्टर हर जगह पर लगा देगा, जिसकी वजह से मेरा स्वॉर्ड एम्पर से मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्की कदम नहीं उठा सकता, मुझे कुछ ना कुछ और तरीका सोचना होगा। अब मेरे पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही बचा है, जिसमें मुझे एक बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा और यहीं पर रहकर कुछ ना कुछ तरीके को खोजना होगा, तभी जाकर मैं यहाँ पर मजबूत बन सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी ट्रेनिंग को जारी करना होगा ताकि मैं उस फिश लॉर्ड को हरा सकूँ, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अगर मैंने इस बॉडी के साथ उससे लड़ने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊँगा। मुझे अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। लेकिन एक बात जो मुझे फिश लॉर्ड की बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने महल को साफ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसके भी एक बहुत बड़े मेहमान आने वाले हैं। यह बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। ऐसा लगता है कि उसके मेहमान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से वह इतनी ज़्यादा तैयारियां करवा रहा है। लगता है कि वह उनसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। मुझे उस मेहमान को देखना होगा और जानना होगा कि आखिरकार फिश लॉर्ड के पीछे किसका हाथ है। लेकिन मुझे लगता है कि फिश लॉर्ड उन मेहमानों को मुझसे मिलने नहीं देगा, क्योंकि मैं अभी एक सर्वेंट बना हूँ, जिसकी वजह से वह अभी मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। और इसके अलावा वह उस जगह पर तो कभी भी नहीं आएगा जिस जगह पर मैंने बहुत बड़ा हंगामा किया था। शायद इसकी वजह से वह यहाँ पर आना कैंसिल भी कर सकता है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे इस मामले को पूरी तरीके से शांत रखना होगा और किसी तरह से अपने काम को जारी रखना होगा। लेकिन इससे पहले अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए अपने माना पावर को भी बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर और फिश लॉर्ड को हराना इतना भी आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनके पास कितनी ज़्यादा ताकत है। मुझे अपने आप को संभालना होगा। लेकिन अचानक से उसे कुछ होने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि लेकिन इससे पहले मुझे बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं अपनी माना पावर को बढ़ा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बहुत सारा खाना ले रहा होता है और बंदे कहने लग जाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सारा का सारा खाना कहाँ जा रहा है, आखिरकार कोई बंदा इतना सारा खाना कैसे खा सकता है। और हम देखते हैं कि टैनी ने वहाँ पर बहुत सारा खाना खा लिया होता है, जिसे देखने के बाद बंदे कहने लग जाते हैं कि आखिरकार एक छोटा सा बच्चा इतना सारा खाना कैसे खा सकता है, आखिरकार वह सारा का सारा खाना कहाँ जा रहा है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है या फिर ऑर्क जो इतना सारा खाना खा रहा है। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहने लग जाता है कि यह सब मेरे माना बॉडी की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे इतना सारा खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं वो खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी माना बॉडी कमज़ोर पड़ जाएगी, जिसकी वजह से मुझे लड़ना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि टैनी लगातार खाना खाई जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं औषधि या फिर जड़ी बूटी खाता तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि है तुम बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद टैनी पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जो कहने लग जाता है कि हे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें खाने के कोई भी मैनर्स नहीं है। जिसे सुनने के बाद टैनी हाँ कहता है और वह बंदा कहता है कि क्या कहा तुमने बच्चे, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि अपने से बड़ों का किस तरीके से आदर करना चाहिए और उनकी किस तरीके से बात सुननी चाहिए। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या कहा आदर, वैसा तुम भी एक बच्चे की तरह ही लड़ रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि क्या कहा तुमने, और टैनी उसके हड्डी को पेट में लगाते हुए कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि तुम मुझसे फाइट जरूर करना चाहते हो। और टैनी उसे लगातार हड्डी से छेड़ने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम गरीब बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की। और वह एक जोरदार मुक्का उसकी बेंच पर दे मारता है और ये काफ़ी ज़्यादा जोरदार मुक्का होता है। जिसे देखने के बाद पीछे बंदा उसे देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, यह सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ही तो है। लेकिन अचानक से उस बंदे के पीछे कोई आता है और हम देखते हैं कि यह ग्रैंड मास्टर
कैरन होता है और जो कहने लग जाता है कि ग्रेन तुम आगे बढ़ो, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे देखने के बाद टैनी थोड़ा सा मुस्कुराता है और वह ग्रेन बंदा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और टैनी कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम लोग मेरी ताकत को देखना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह ग्रेन गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यू तुमसे बेहतर हूँ मैं और तुम्हें मैं कच्चा चबा जाऊंगा। जिसे देखने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ग्रैंड मास्टर मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। अरे नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे फिश लॉर्ड का हाथ है। वह शायद देखना चाहता है कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है और मैं क्या स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह ग्रैंड और टैनी की लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड काफ़ी ज़्यादा जोश में होता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हें यहाँ पर कीड़े मकोड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बातों पर रिग्रेट तो नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि क्या कहा रिग्रेट, तुम अपनी तलवार निकालो और मुझ पर हमला करो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से मार कर रख दूंगा, क्या तुम मुझसे डर तो नहीं रहे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि जैसा तुम मुझसे चाहते हो वैसा ही होगा, अब ये लो मेरा हमला संभालो। और हम देखते हैं कि टैनी उसके ऊपर एक जोरदार लात दे मारता है जिसकी वजह से उस बंदे की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और हम देखते हैं कि टैनी उससे बड़ी आसानी के साथ बच जाता है। और हम देखते हैं कि टैनी अपने किक में माना भर रहा होता है और बड़ी तेजी के साथ ग्रेन के पैर पर दे मारता है और हम देखते हैं कि इस किक की वजह से ग्रेन का पैर टूट जाता है। और हम देखते हैं कि ग्रेन भी उस माना किक को देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या था, इसका पावर लेवल तो 1 है। और हम देखते हैं कि ग्रेन भी अपने पैरों में माना भर लेता है और अपने पाँव को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और कहने लग जाता है कि बच्चे अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं अब हारने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि टैनी अपने मन में कहता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब इसे शायद मज़ा चखाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह बंदा टैनी के ऊपर हमला कर देता है और कहने लग जाता है कि यू लिटिल बिच अब तुम मेरे हाथों से मरेगा और उस पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी उसके टांगों के बीच से निकल जाता है और बड़ी तेजी के साथ पीछे आते हुए टैनी वहां से उछलकर ग्रेन को एक जोरदार किक मार रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह उसके कंधे पर जाकर बैठ जाता है। जिसे देखने के बाद ग्रेन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह क्या था। और टैनी कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला भी बिल्कुल नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार तरीके से उसकी गर्दन को मोड़ देता है और हम देखते हैं कि वह पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। और टैनी कहने लग जाता है कि एक नाइट होने के नाम पर तुम एक धप्पा हो। और सारे के सारे लोग देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह क्या था, ग्रेन को एक छोटे से बच्चे ने हरा दिया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक से टैनी की नज़र कैरन पर जाती है जो उसी को ही देख रहा होता है, लेकिन कैरन अपना सर मोड़ लेता है। जिसे देखने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इस नाइट को हरा दिया, वह भी मून वुल्फ की मदद से। अब इन लोगों को मेरे ऊपर शक नहीं होगा कि मैं उस स्प्लिट मून को कंट्रोल कर सकता हूँ। यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इस खेल में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इसकी वजह से मेरी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा हुआ कि मैंने उस नाइट को पूरी तरीके से नहीं मारा, नहीं तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। लेकिन अचानक से टैनी को कुछ होता है और उसकी आंखों में कुछ होने लग जाता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह मुझे क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि टैनी ज़मीन पर गिरने लग जाता है और वह नीचे गिर रहा होता है कि कहने लग जाता है कि आखिरकार यह क्या था, मैं पूरी तरीके से अपने होश में नहीं था, क्या ये मेरी ताकत की वजह से है, क्योंकि मैंने अपनी सारी ताकत को उस नाइट को हराने में लगा दी, क्योंकि उस नाइट की गर्दन को मोड़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने माना पावर का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब यह सही है, अगर ये मेरी पिछली लाइफ होती तो शायद मैं इसे नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपनी पिछली लाइफ में अपने माना पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया था और बहुत सालों बाद मैंने अपनी माना बॉडी को ही बना पाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आराम से था। लेकिन अब मैंने बहुत ही ज़्यादा पहले अपने माना पावर को कंट्रोल करना और माना बॉडी को बनाना भी सीख लिया है। इस माना पावर की मदद से मैं
हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग को बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं अपनी पिछली लाइफ से कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बन चुका हूँ और मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है, ताकि मैं उन डीमंस को हरा सकता हूँ जिन्हें पिछली लाइफ में हराना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, मुझे माफ़ कर देना, कल वीडियो नहीं आई थी और मैं चाहता हूँ कि हर 2 दिन बाद वीडियो आएगी, जो कि मैं 1 घंटे की बनाऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।